नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो पर बहुत बहुत स्वागत है। साल 1228 एडी आहूम राजा साओलुंग सुकाफा और उसको मित्र उसको फॉलोअर्स यूनान प्रोविंस अभी का साउथ चाइना और हुकांग वैली अभी का म्यांमार इलाकों से निकलकर आसाम आते हैं और फर्स्ट पटकाई पहाड़ पार करके ब्रह्मपुत्र वैली अभी का सोराइडे डिस्ट्रिक्ट पर डेरा डालते हैं और 1228 एडी से लगभग 1838 तक 39 आहूम राजाओं ने शासनभार संभाला था और आहूम राजाओं में से अंतिम कहे जाने वाले पुरंदर सिंघा के समय 1817 से 1826 तक बर्मीज आभा सेना ने आक्रमण करके आसाम पर कब्जा कर लिया था। लगातार आसाम पर 6 साल अत्याचार करते। इन अत्याचार से छुटकारा पाने के लिए पुरंदर सिंघा ने ब्रिटिश सरकार यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को मदद मांगी। इन अत्याचार को आसाम में मानवदीन कहा जाता है। उस समय डेविड स्कॉट ब्रिटिश अधिकारी थे जिन्होंने आसाम में पहली बार प्रशासनिक की नींव रखी थी। इसके बाद पहली बार आसाम में ब्रिटिश यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होते हैं और बर्मीज यानी आज का म्यांमार सेना की हार होते हैं और 24 फरवरी 1826 को यांडबू गांव के इरावदी नदी के किनारे अमरपुरा के पास यांडबू संधि होते हैं। इसके बाद से बर्मीज सेना आसाम पर से कब्जा हटाते हैं और पूरा आसाम तथा नॉर्थ ईस्ट ब्रिटिश के अधीन में आता है। अब से 1826 से 1874 तक आसाम बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर हुआ करता था। उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी में आज का बिहार, वेस्ट बंगाल प्लस बांग्लादेश, उड़ीसा जो 1803 में बंगाल प्रेसिडेंसी में शामिल हुआ था और आज का झारखंड उस समय बिहार का ही एक भाग माना जाता था। बाद में जाकर 15 नवंबर 2000 में बिरसा मुंडा के जन्म जयंती पर झारखंड बिहार से अलग हुआ और छोटा नागपुर के कुछ हिस्से भी बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर हुआ करता। और हमारे असम उस समय मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश ये सब बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ करता था और कुछ जगहों में प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। और 1874 के 6 फरवरी के दिन आसाम तथा पूरा नॉर्थ ईस्ट को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया और चीफ कमिश्नर प्रोविंस ऑफ आसाम बना दिया गया। उसके बाद 1947 में देश आजाद होने के बाद 1963 में नागालैंड, 1972 में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और 1972 में अरुणाचल प्रदेश आसाम से अलग हुआ था। और 5 साल बाद 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी स्टेट बना दिया गया। 1817 से 1823 के बीच आसाम की कुछ एरियाज में बर्मीज सेना का प्रभाव था और उसी समय ब्रिटिश लोग व्यापार और मिलिट्री कांटेक्ट के लिए आसाम आता जाता। इसी दौरान रॉबर्ट ब्रूस अपर असम पहुंचा और वहां पर सिंघू ट्राइब्स के बेसाजेम ने रॉबर्ट ब्रूस को जंगली चाय की पौधे दिखाए। सिंघू ट्राइब्स एक प्राचीन आदिवासी ट्राइब्स है जो अपर असम, अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार के इलाके की सीमाओं पर रहते आ रहा है और सिंघू ट्राइब्स सदियों से चाय की पौधे को जानते थे और अपने नियमित से इस्तेमाल करते आ रहे थे। और अभी भी आसाम में जब भी टी चाय की बात होते हैं तो सिंघू ट्राइब्स आसाम की चाय से जुड़े हुए मिलते हैं। उसके बाद 1824 में रॉबर्ट ब्रूस की मौत हो जाने पर उनकी भाई अलेक्जेंडर चार्ल्स ब्रूस ने काम को आगे बढ़ाया। 1834 में पहली टी कमेटी बनाई और 1837 में पहला आसाम की चाय बागान आज के डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट छाबुआ पर शुरू किया था। उसके बाद चार्ल्स अलेक्जेंडर ने चाय को कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज बनाया। आसाम के कोई हिस्सों में नई चाय बागान खोला, जंगली चाय को साइंटिफिक तरीका से उगाना शुरू किया, चाइनीज चाय से अलग पहचान साबित की क्योंकि उस समय ब्रिटिशर्स का शक था कि आसाम वाली चाय चाइनीज से अलग है या नहीं, क्योंकि उस समय चाइनीज लोग कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर ब्रिटिश और लोकल वर्कर को ट्रेनिंग देने के लिए आया करता था। और आप लोगों को तो शायद पता ही होगा चाइना में 2000 BC से पहले यानी यीशु ख्रिस्ट के जन्म से भी पहले से चाइना में चाय की खेती और चाय की बागान होता आ रहा है। उसके बाद चार्ल्स अलेक्जेंडर ब्रूस ने प्रूव किया कि असम चाय एक अलग और बेहतर वैरायटी की है। असम कंपनियों को सुपरिटेंडेंट बनाया, कंपनी के जरिए चाय को बड़े स्तर पर उत्पादन शुरू किया और 1838 में एक रिपोर्ट तैयार किया। आसाम की चाय खेती की प्रोसेसिंग और क्वालिटी का वर्णन था। इससे ब्रिटिश सरकार और निवेशकों का भरोसा बढ़ा और चाय बागान के लिए कर्मचारी व्यवस्था, फैक्ट्री सिस्टम, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग तैयार किया। और आसाम में नई नई फैक्ट्री खोलने के बजाय कर्मचारी लेबर का ज्यादा जरूरत हुआ और उस समय आसाम के स्थानीय लोग और जंगलों पर निर्भर थे, कम वेतन में काम करना नहीं चाहता था। ठीक उसी समय मजबूरन ब्रिटिश को 1840 से 1860 के बीच, उसके बाद भी 90s तक चालान जारी था। जैसे 1840 से 1860 के बीच के समय में ज्यादातर बाहरी स्टेट से कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर मजदूर लाया, जैसे आज के झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, बिहार आदि स्टेट सारी मात्रा में उस समय मजदूर लाया गया, जिसे हम कहते हैं एनजीओ सिस्टम या गिरमिटिया सिस्टम।
उसके बाद मनीराम देवान के साथ मिलकर चार्ल्स ब्रूस ने असम में बागान बनाना शुरू किया। मनीराम देवान का असली नाम मनीराम दत्त बरुआ। राजाओं के समय मनीराम एक उपनाम नहीं था, देवान एक उच्च पद हुआ करता था। मनीराम देवान का जन्म 1806 में आज का सोराइजो डिस्ट्रिक्ट में ऐसा परिवार में हुआ था। पारंपरिक रूप से आहूम राजाओं को सेवा करता था और उस समय मनीराम देवान पहले आहूम राजवंश के दरबार में अधिकारी थे। 2026 के यानडबू संधि के बाद जब ब्रिटिशर्स के असम पर अधीन हुआ, तब अंग्रेजों को स्थानीय प्रशासन और भाषा समझने वाले लोगों को जरूरत पड़ी। मनीराम देवान ने सबसे पहले समझा कि असम की जलवायु मिट्टी चाय के लिए बहुत उपयोगी है। उन्होंने ब्रिटिश अधिकारी और चाय एक्सपोर्ट को चाय उगाने के लिए क्षेत्र दिखाई, स्थानीय मजदूर उपलब्ध कराए, भूमि चयन और खेती की जानकारी दी और उन्होंने स्वयं भी असम के पहले भारतीय चाय बागान मालिकों में से एक बनकर चाय की खेती शुरू में उन्होंने ब्रिटिश की आर्थिक और कृषि विकास के लिए मदद की। उन्होंने सोचा था कि ब्रिटिश विकास करेगा, लेकिन उससे उल्टा हुआ। ब्रिटिश असम पर कब्जा करके स्थानीय राजा और परंपरागत शासन को खत्म करना चाहता था। असमिया लोगों को जमीनी छीनी जा रही थी, भारी मात्रा में टैक्स लगाया जा रहा था, किसान और मजदूरों पर अत्याचार हो रहा था, चाय उद्योग के नाम पर किसान और मजदूरों को जबरदस्ती काम कराया जा रहा था, भारतीयों के प्रति भेदभाव किया जा रहा था। इन्हीं सब को देखकर मनीराम देवान ने ब्रिटिश के अगेंस्ट में विरोध किया और 1857 में समस्त भारत में होने वाले सिपाही विद्रोह में भाग लेकर ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने के लिए स्थानीय लोगों को संगठित किया और ब्रिटिश सरकार को गिराने के लिए गुप्त पत्राचार किया था। बाद में पकड़ा गया था और 26 फरवरी 1858 को जोरहाट की जेल में फांसी दे दिया गया और आज भी भारत के स्वर्ण अक्षर पर इतिहास में लिखा जाता है भारत की पहली चाय उत्पादक के रूप में और असम के पहले ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी के। और ब्रिटिश के आर्कटी एजेंट ने गांव-गांव जाकर असम में सोना जैसा पैसा मिलता है, काम बहुत हल्का है, रोज अच्छा खाना मिलेगा, फैमिली के साथ रह सकते हो, बीमारी नहीं होती, जगह बहुत साफ है, यह कहकर उस स्टेट से असम में लाया गया। लाने के समय भी इतना कष्ट से लाया गया कि मैं कुछ बोलने के शब्द भी नहीं है। इसी दौरान बहुत से परिवार ने अपने परिवार को खोया, बहुत से परिवार ने अपने परिवार से बिछड़ गया और बहुत कष्ट से असम आने के बाद हकीकत कोई उल्टा हुआ। बहुत कम मजदूरी, घोर काम, मलेरिया, काला आजार, भूख, बागान छोड़ने पर मारपीट, ऊपर से वर्क्समैन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1959 लागू कर दिया। इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1959 में लिखा था मजदूर भाग नहीं सकता। पुलिस और कोर्ट भी बागान मालिक के पक्ष में होते थे। उसके बाद असम लेबर एक्ट 1963, 1863, 1870, 1882 और 1901 लागू किया गया। इन एक्ट के तहत मजदूर बिना परमिशन से बागान नहीं छोड़ सकता। अटेंडेंस और काम का प्रेशर, मालिक को डिस्पेंसरी पावर दी गई थी, भागने से क्रिमिनल ऑफेंस जैसे बहुत सी कानून उस समय लेबर के ऊपर ब्रिटिश ने लगाया था। इनमें से पेनल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, लेबर कॉन्ट्रैक्ट को क्रिमिनल लॉ से जोड़ दिया गया। काम छोड़ना, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना नहीं, एक क्रिमिनल था। उसके बाद ट्रांसपोर्ट एंड रिक्वायरमेंट रूल, लेबर को अपने घर जाने पर पाबंदी, यात्रा और रहने की शर्तें कंपनी के कंट्रोल में होती थी। और यहाँ पर कुछ लोग सवाल करेंगे कि ब्रिटिश लोग लेबर के ऊपर कुछ भी सही नहीं किया था। क्या था? बागान खोलने के बाद पहली बार गरीब मजदूरों को काम मिला था। लगातार काम मिला, लेकिन वेतन बहुत कम और काम बहुत कठोर। रहने के लिए लेबर लाइन बनाया, पर भीड़, गंदगी और बीमारियां ज्यादा। कुछ बड़े बागानों में बेसिक मेडिकल और हॉस्पिटल बनाए, वो भी बनाया था। इसके द्वारा मजदूर स्वास्थ्य है और काम कर सके। उसके बाद रेशन और ग्रेन सप्लाई, कभी कभी चावल अनाज एडवांस में मिलता था, पर ये उधार होता था, इससे सैलरी से काट लिया जाता। चाय ट्रांसपोर्ट के लिए रोड और रेलवे का निर्माण किया। इसका फायदा डायरेक्टली ही नहीं सही, इनडायरेक्टली लेबर वर्कर्स को मिला था। ये भी लेबर वर्कर के लिए नहीं बना था, सिर्फ कंपनी की प्रायोरिटी के लिए बनाया गया था। उसके बाद 1947 में हमारे देश आजाद होते हैं और स्वाधीन भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू होते हैं और असम में चीफ मिनिस्टर नेशनल कांग्रेस पार्टी के सीएम गोपीनाथ बोदले होते हैं। 1947 से 2016 तक बहुत सी सफल असफल स्कीम, कानून टी ट्राइब्स के ऊपर लागू किया था। वैसे सफल भी हुए और असफल भी हुए। आज सफल में से गिने जाते हैं एक्ट 1951। इसके तहत टी गार्डन मालिक को देना पड़ा। घर, लेबर लाइन, पानी, मेडिकल, डिस्पेंसरी, स्कूल, क्रेश बच्चों के लिए। ये एक्ट पहली बार टी ट्राइब्स के ऊपर लीगल सुरक्षा थी। के बाद मिनिमम वेज एंड बोनस सिस्टम लागू किया गया। इन एक्ट्स के तहत टी ट्राइब्स वर्कर्स को बोनस मिलना शुरू हुआ। इन एक्ट्स के तहत महिला वर्कर्स को मैटरनिटी बेनिफिट्स के प्रावधान के तहत जो भी गर्भवती महिला पिछले 12 महीना में कम से कम 80 दिन काम कर चुकी हो, परमानेंट या टेम्पररी, ये एक्ट सब पर लागू होते हैं। उसको छुट्टी मिलता है पहला और दूसरे बच्चों में। इसमें कांग्रेस के समय में 3 महीना यानी 12 हफ्ता था और 8 हफ्ता डिलीवरी से पहले, बाकी डिलीवरी के बाद पूरा वेतन मिलता था।
एवरेज डेली वेज के साथ। और इसमें बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद 2017 में इसमें अमेंडमेंट करके 26 हफ्ता यानी 6 महीना कर दिया था। वेज लॉस तो रही, फिर क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा। उसके बाद एजुकेशन के लिए कदम, कांग्रेस की समय में ही टी गार्डन एरियाज में प्राइमरी स्कूल खोला गया था और स्कूल में मिड डे मील का लागू किया। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप मिला, पास मैट्रिक स्कॉलरशिप। उसके बाद हेल्थ फैसिलिटीज, टी गार्डन एरिया हॉस्पिटल में मेडिकल और डॉक्टर की डिस्पेंसरी सिस्टम बनाया। टीबी मलेरिया जैसे बीमारियों का स्पेशल ड्राइव शुरू। उसके बाद NRSM मिशन शुरू किया, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, थ्रू कवरेज किया। और ये स्कीम टी ट्राइब्स के अंदर ओनली नहीं था, सभी वर्गों के लिए था। उसके बाद आइडेंटिटी एंड वेलफेयर बोर्ड, टी ट्राइब्स एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट असम अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया। हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, कम्युनिटी हॉल जैसे प्रोजेक्ट, फाइनेंशियल एंड सोशल स्कीम। हालांकि ये स्कीम सभी वर्गों के लिए था। इस स्कीम के जरिए टी ट्राइब्स को भी कवर किया गया था, जैसे वृद्धा पेंशन और लाइवलीहुड सपोर्ट। के बाद आता है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। असम के टी ट्राइब्स के लोगों में से ही बहुत से MLA मिनिस्टर बनी है, जिसमें पवन सिंह घटवार, पृथ्वी माझी, भीमानंद ताती, ACMS चीफ भागवंत ताती, दिलीप तिर्की, विनोद लाकड़ा जैसे नेता आते हैं। ये था कांग्रेस सरकार की अच्छाई और सफल स्कीम। राय और असफल स्कीम में से है, वेतन तो था पर वेज कम रही, एंड ओनरशिप नहीं मिला। ब्रिटिश का जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर वाले सिस्टम वो जारी रहा। एजुकेशन और हेल्थ का क्वालिटी अच्छा नहीं था। और इसमें अपने आप सवाल होते हैं, अगर कांग्रेस सरकार ने इतना अच्छा किया होता टी ट्राइब्स के लिए तो 28 दिसंबर 1947 में अच्छा ये संगठन क्यों बनता। उसके बाद 1996 में ऑल आदिवासी स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ असम, जैसे सिंपल भाषा में हम आशा कहते हैं, वो क्यों बनता। कांग्रेस के समय से ही टी ट्राइब्स आदिवासी लोग ST की मांग करते आ रहे हैं। यार 2000 में रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशन बनी थी, लेकिन संवैधानिक अमेंडमेंट नहीं होने के कारण ST स्टेटस नहीं मिल पाया। और यही कांग्रेस सरकार का सबसे बड़ा अनफिनिश्ड प्रॉमिस माना जाता है। उसके बाद 2014 में पहली बार सेंटर में बीजेपी सरकार आते हैं और असम में 2016 में बीजेपी गवर्नमेंट पावर में आते हैं। सफल स्कीम में गिना जाता है कांग्रेस के द्वारा बनाया गया मैटरनिटी बेनिफिट्स के प्रावधान को 2017 में अमेंडमेंट करके उसमें गर्भवती महिला के लिए 6 महीना और 26 हफ्ता का वेतन का शुरू किया। उससे पहले कांग्रेस सरकार में 3 महीना यानी 12 हफ्ता था, 2 बच्चे पर लागू था। और बीजेपी गवर्नमेंट में 2 बच्चे प्लस देश की सुविधा का प्रावधान भी डाल दिया। उसके बाद जनधन योजना, जीरो बैंक बैलेंस अकाउंट 2014 में शुरू हुआ और 2016 से तेजी से बढ़ा जीरो बैलेंस के अकाउंट खोलना। और DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर के तहत हर एक अकाउंट में पैसा दिया गया। टी ट्राइब्स डेवलपमेंट बोर्ड को ज्यादा बजट प्रोवाइड किया। उसके बाद डायरेक्ट क्लास असिस्टेंट टी ट्राइब स्पेसिफाइड लागू किया, जिसमें 5000 से 10,000 तक की फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया गया। ये टी ट्राइब्स के लिए अलग सा घोषित सहायता। उसके बाद 3% रिजर्वेशन ओनली फॉर टी ट्राइब्स। असम गवर्नमेंट जॉब एंड एजुकेशन में 3% रिजर्वेशन की कोटा। उसके बाद टी ट्राइब्स एरिया में स्कूल कॉलेज का फोकस, मॉडल स्कूल का निर्माण, हायर सेकेंडरी स्कूल का निर्माण, फ्री टेक्स्ट बुक्स, फ्री यूनिफॉर्म, स्कॉलरशिप वो DBT। उसके बाद टी गार्डन हेल्थ सेक्टर, टी गार्डन हॉस्पिटल को अपग्रेड किया गया, मोबाइल मेडिकल यूनिट किया गया, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ फोकस को बढ़ावा दिया। उसके बाद PF का सख्त कानून लाया गया। इससे पहले भी कांग्रेस सरकार के समय PF का कानून था, जैसे एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 1952। टी इंडस्ट्री के वर्कर इस एक्ट के दायरे में कोई दशकों से आती है। PF कटौती परमानेंट या टेम्पोररी कांग्रेस के समय में भी कानूनी रूप से होना चाहिए था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग था। कोई बागानों में प्रॉपर टेम्पोररी का PF नहीं कटता था, रिकॉर्ड अनकम्प्लीट होता था, वर्कर्स को जानकारी नहीं दिया जाता था। और 2016 में बीजेपी सरकार आने के बाद PF का स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन किया। लेबर डिपार्टमेंट इंस्पेक्शन बढ़ा, डिफॉल्टिंग टी स्टेट पर कार्रवाई, PF कॉम्प्लायंस पर दबाव, PF अकाउंट प्लस आधार लिंक, वर्कर्स का इंडिविजुअल PF नंबर, डिजिटल रिकॉर्ड, हर एक प्रोसेस को ऑनलाइन बनाया गया। बाद स्किल एंड लिवलीहुड, टी गार्डन यूथ वुमेन, इसमें टी ट्राइब्स यूथ के लिए स्किल ट्रेनिंग, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, टी गार्डन वुमेन SSG जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को आसाम में आसान भाषा में गोद बोलते हैं। SSG को प्रमोशन को आगे बढ़ाया और उसमें सब्सिडी दी। स्मॉल बिजनेस एज का शुरू किया, PM विश्वकर्मा योजना लाया, आत्मनिर्भर भारत लाया, महिला उद्यमिता, लाखपति पैदा जैसे योजनाओं से गांव के लोकल ग्राउंड लेवल तक यूथ और महिलाओं को समर्थ एवं सशक्त बनाया गया। उसके बाद टी ट्राइब्स आदिवासी के अलावा बहुत सी योजना स्कीम लाकर डेवलपमेंट किया, जैसे गांव और लोकल एरिया में पक्के सड़क का निर्माण, जल जीवन मिशन, शौचालय, इलेक्ट्रिसिटी, फ्री रेशन। और अरुणोदय स्कीम के तहत हर एक राशन कार्ड होल्डर को हर महीने 1250 रुपया का सहायता मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर, वृद्धा पेंशन का अपग्रेड किया गया और बहुत सी योजना अभी भी चल रहे हैं। उसमें सफल या विफल
ओके नहीं सर, बहुत सी जगहों में से टी ट्राइब्स और आदिवासी में से मंत्री एमएलए अभी भी मौजूद है, जिसमें 2026 से 2026 तक कहे तो संजय किसान बीजेपी वरिष्ठ नेता, असम लेजिस्लेटिव असेंबली का एमएलए 2016, रुपेश ग्वाला बीजेपी एमएलए डुमडुमा, वेलफेयर ऑफ टी ट्राइब्स आदिवासी कामाख्या प्रसाद तासा बीजेपी नेता संसद, फॉर्मर लोकसभा एंड राज्यसभा एमपी असम रामेश्वर तेली सेंट्रल मिनिस्टर, 2014 से पहले ये कांग्रेस पार्टी में था, अब बीजेपी सरकार में है, पल्लव लोचन दास, नवीन केवट असम चाय मजदूर संघ, और लास्ट में धीराज ग्वाला अच्छा प्रेसिडेंट, जो अब बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। और बीजेपी का विफल योजना के बारे में बात करें तो आज बीजेपी गवर्नमेंट टी ट्राइब्स का जो वेतन मजदूरी है वो बढ़ाने का वादा किया है, वो आज पूरा नहीं हुआ है। और टी ट्राइब्स की लैंड पट्टा जो काम को शुरू किया है पर अभी तक पूरा नहीं हुआ है। लास्ट में है एसटी शेड्यूल ट्राइब स्टेटस तो देने का प्रॉमिस तो क्या है, और 2025 में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर गठन करके रिपोर्ट प्रपोजल बना के सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा भी है, पर आज भी अभी तक भी संवैधानिक राइट से एसटी नहीं दिया गया है। तो दोस्तों आने वाला दिन ही पता चलेगा किसको क्या मिलेगा। धन्यवाद।